वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 11 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और आज की लेक्चर अध्याय 12 ध्वनि को शुरू करने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 23 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 22 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय 12 ध्वनि चैप्टर को। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने चैप्टर नंबर 12 ध्वनि चैप्टर के ऊपर। सुनेंगे यहाँ पर ध्वनि तरंग। सबसे पहले ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये आप ध्यान में रखेंगे ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं। तो एक अनुदैर्ध्य तरंग, जब आपको हम तरंग पढ़ा रहे थे, वेव पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर दो प्रकार की तरंग बताए थे, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। तो उसी में एक पार्ट है अनुदैर्ध्य तरंग का। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर। अब हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और परिसर क्या होती है। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि अपराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, श्रव्य ध्वनि क्या होती है, अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है। इसको ज़रा सुनेंगे कि इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव, ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे कभी ना कभी या फिर सुने भी होंगे। तो आइए पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले तो अवश्रव्य तरंगे या फिर इंफ्रासोनिक वेव क्या है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे का आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं और इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। जो भी तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे होती है उसी तरंगे को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और सेकेंड आता है ऑडिबल वेव्स या फिर श्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं और यही वो तरंगे हैं जिनको हमारा कान आसानी से सुन सकता है। हम अवश्रव्य तरंगे को या फिर इंफ्रासोनिक वेव को नहीं सुन सकते हैं या फिर हम अल्ट्रासोनिक वेव को भी नहीं सुन सकते हैं, परंतु ऑडिबल वेव्स यानी श्रव्य तरंगे को सुन सकते हैं। अवश्रव्य तरंगों की परिसर कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है और श्रव्य तरंगे की परिसर कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और तीसरा आता है पाराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पाराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। जैसे मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है, जैसे कि कुत्ता की आवाज़ हो गई, बिल्ली की आवाज़ हो गई, चमगादड़, इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गोल्टन सिटी, तो गोल्टन की सिटी के द्वारा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों की आवृत्ति ऊंची होने के कारण इसे बहुत अधिक ऊर्जा होती है और साथ ही इनका तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। तो ये होती है कौन सी तरंगे, तो ये होती है पाराश्रव्य तरंगे। अब पाराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ पर होता है, तो पाराश्रव्य तरंगे तो हम सुन नहीं सकते हैं, परंतु पाराश्रव्य तरंगों का यूज हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे पहला संकेत भेजने में, दूसरा समुद्र की गहराई का पता लगाने में। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त लेवल का एक वेव होती है जिसको भेज करके हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। इसके अलावा कीमती कपड़ों, वायुयान या घड़ियों के पुर्जों को साफ़ करने में, जो चीज़ें आपकी एक क्लीनर नहीं साफ़ कर पाती है उन चीज़ों को भी पाराश्रव्य ध्वनि के द्वारा हम उसको साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद चौथा है कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में भी इस ध्वनि का यूज किया जाता है। इसके बाद दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी इसका यूज करते हैं और साथ ही साथ भ्रूण की जांच करने में, गुर्दा में बनने वाले पथरी की जांच करने में, उसे तोड़ने में, इन सभी कार्यों में हम पाराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। हाँ जी, तो इतनी सारी चीज़ों में हम पाराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया कि गठिया रोग के उपचार में या फिर मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के वेव का यूज किया जाता है, तो है पाराश्रव्य तरंग का। नेक्स्ट आएंगे। अब नेक्स्ट आती है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर की, ध्वनि की चाल क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले समझेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः मध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर भी निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना चाल होता है, बस थोड़ा सा रुकेंगे।
ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में भी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो सॉलिड में, सॉलिड के बाद तब आपकी लिक्विड में, और लिक्विड के बाद तब आपकी गैस में होती है। गैस में सबसे कम होती है ये ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड, और उसके अलावा आपकी लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ रही है कि हवा में जो है वो कम है और आपकी सॉलिड में जो है ज़्यादा है। इसके बाद जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य भी बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। और ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो चाल परिवर्तन होता है, तरंगदैर्ध्य परिवर्तन होता है, बट आवृत्ति आपकी फ्रीक्वेंसी इसका परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आपके आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि विभिन्न माध्यमों में यहाँ पर ध्वनि की चाल, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 पर सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड 260 मीटर पर सेकेंड, भाप में 405 मीटर पर सेकेंड, अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड और जल में 1483। इसके बाद बात करते हैं समुद्री जल में तो 1533 मीटर पर सेकेंड होता है और पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में 5130 होता है और कांच में 5640 होता है और एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो इन चीज़ों में आपको एक बार याद रखिएगा कि क्या किसमें कितना इसका तरंगदैर्ध्य होता है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लोहा से क्वेश्चन पूछ सकती है। अब आएंगे नेक्स्ट, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और माध्यम बदलने पर क्या नहीं बदलता है, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ही नहीं बदलती है, बाकी इसका चाल बदलता है, स्पीड बदलता है, तरंगदैर्ध्य दोनों बदलता है। इसके बाद ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव भी हम जानते हैं कि आखिर दाब का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटने या बढ़ने से ध्वनि के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बात करते हैं यदि ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ताप कम करने पर क्या ध्वनि का चाल घटता है या बढ़ता है, क्या होता है सुनेंगे। तो दाब बढ़ाने पर या घटाने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु ताप बढ़ाने या घटाने पर, तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर सेकेंड तक बढ़ जाती है। इसका मतलब कि दाब बढ़ाने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी स्पीड ऑफ साउंड पर, लेकिन ताप को यदि बढ़ाएंगे तो स्पीड भी क्या होंगी, बढ़ेंगे। इसके बाद ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमीयुक्त वायु में ध्वनि की चाल सबसे अधिक यहाँ पर होती है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम ध्वनि के कुछ लक्षण समझते हैं। जैसे आपने कभी सुना जरूर होगा कि पिच कम करिए या क्वालिटी कम करिए, इन सब चीज़ों को आपने ज़रूर सुना होगा। तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, एक उसकी प्रबलता होती है, एक तारत्व होता है और एक गुणता होती है। अब आइए एक एक करके हम समझते हैं कि प्रबलता क्या है, तारत्व क्या है, गुणता क्या है। सुनेंगे यहाँ पर। तो प्रबलता क्या होती है, तो प्रबलता ध्वनि का एक अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है और ध्वनि की प्रबलता का स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। प्रबलता क्या होती है, आप देखे होंगे किसी भी आप जो साउंड बॉक्स होता है उसमें एक बड़ा सा बटन होता है। इस बड़ा सा बटन को लाउड बढ़ाने के लिए किया जाता है, लाउड को बढ़ाने अप डाउन करने के लिए। तो लाउडनेस क्या होती है, ध्वनि की प्रबलता का अभिलक्षण जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या फिर मंद सुनाई देती है, तो उसी प्रबलता को ही बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं लाउडनेस। आपने कभी सुना होगा कि लाउड कम करिए, लाउड बढ़ाइए, लाउडनेस कम करिए, लाउडनेस बढ़ाइए, मतलब वो उसके सुनने की क्षमता को बोल रहा है, उसकी आवाज़ को बोल रहा है, तो बढ़ा लीजिए नहीं तो घटा लीजिए, तो उसको बोलते हैं हम लाउडनेस। बट दूसरा होता है तारत्व या पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को
मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होती है एवं ध्वनि की पतली होती है, वहीं आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम एवं ध्वनि मोटी होती है। आपने कभी एक तारत्व जब आप पिच को अप डाउन करते हुए देखे होंगे, जब यदि कोई आप एडिटिंग करते होंगे तो वहाँ पर यदि आप पिच को लाउड करिएगा, बढ़ाइएगा तो आपके आवाज़ में भारीपन आएगी, बोल्ड लेवल की आवाज़ आएगी। परंतु यदि आप पिच को लो करिएगा तो पिच को लो करने के बाद एकदम श्रिंक आवाज़ आएगी, पूरे सुरीली आवाज़ें देखने को मिलेंगी, एकदम लगेगा एलियन टाइप का ये आवाज़ होता है। तो उसी को तारत्व बोलते हैं कि अपने आवाज़ को किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। एकदम हाई लेवल पर तो आप पिच को अप करिए और एकदम लो लेवल पर पिच को डाउन करिए। हाई लेवल करिएगा तो आपकी आवाज़ बोल्ड निकलेगी, बहुत भारी निकलेगी, और वहीं आप लो लेवल में करेंगे तो आपकी आवाज़ एकदम सुरीली निकलेंगी। तो ये आपकी तारत्व होती है, पिच होती है। अब ये गुण क्वालिटी क्या होता है? तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सनादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। इसकी जो गुणता होती है। अब आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट, ध्यान देंगे ध्वनि की तीव्रता। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है, और ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो इस ध्वनि की तीव्रता जो है बेल से मापी जाती है, बेल इसका यूनिट होता है। इसके बाद ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इसे छोटा डेसिबल के मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो बेल का 10वां भाग होता है, और ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट चीज़ें ध्यान में रखें, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो बेल होता है। इसके बाद हम जानते हैं कुछ डेसिबल के बारे में कि यदि शांत क्षेत्र है तो वहाँ पर शोर का स्तर यानी साउंड कितना होगा, तो 50 डेसिबल होगा। आवासीय क्षेत्र है तो 55 डेसिबल होना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र है तो 65, और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल तक के शोर उत्पन्न होते हैं। अगर इससे ज़्यादा हाई हो तो बहुत खतरनाक हो जाएंगी, कान से ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता वाले ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा करिएगा तो उस कंडीशन में अभी बताएं कि कान से खून आना शुरू हो जाएंगी आपकी। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब आएंगे हम समझते हैं ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में संबंध क्या है। ध्यान देंगे कि प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो प्रबलता जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग आई का, आई यानी जहाँ पर एल जो है ध्वनि की तीव्रता की बात करता है। तो ये ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन अब जो आने वाली है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर होता है, तो अंतर सुनेंगे यहाँ पर। पहला अंतर, ध्वनि की प्रबलता वह अभिलक्षण है जिसके कारण हमें ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, परंतु तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। जितना प्रति सेकंड क्षेत्रफल से गुजरेंगी वो उसकी तीव्रता कहलाती है, और जितना तेज है या फिर मंद होगा वो उसकी प्रबलता कहलाती है। प्रबलता चेतना संबंधी होता है और ध्वनि तीव्रता वस्तुनिष्ठ होती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वस्तुनिष्ठ होती है। इसके बाद प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है और ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है कि कितने डेसिबल की ध्वनि है, परंतु इसकी प्रबलता को नहीं मापा जा सकता। प्रबलता सुनने वाले के कान की ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले कान सुग्राहिता पर निर्भर करती है कि सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब क्या समझिए, प्रबलता सुनने वाले कान की ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले कान पर निर्भर करता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, और वो जो है उसकी सुग्राहिता यहाँ पर निर्भर नहीं करती है। अब एक नोट पॉइंट जरा पर गौर फरमाएंगे यहाँ पर।
ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है और दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति का कान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है कि आपका कान कितने प्रकार की ध्वनि मतलब कितने टाइप से ध्वनि को सुन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए एक लास्ट टॉपिक हम आज की समझते हैं इको के बारे में, प्रतिध्वनि के बारे में। प्रतिध्वनि को हम कल यहाँ से शुरू करेंगे, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम फिर से मिलेंगे इस इको को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।